नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 3 साल से क्या कर रहे थे राज्यपाल? तमिलनाडु में बिलों की मंजूरी लटकाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। शीर्ष अदालत ने आदेश के बाद राज्यपाल के सक्रिय होने पर उठाया सवाल। केरल सरकार की याचिका पर केंद्र व राज्यपाल सचिवालय को जारी किया है नोटिस। और राज्यपाल टेक्निकल सुपरवाइजर नहीं है। ये आप देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्यपाल कोई टेक्निकल सुपरवाइजर नहीं है। मौजूदा मामले में 4 प्रश्न हैं जिन पर विचार होना चाहिए। बाद में कोर्ट ने कहा कि अभी 10 बिल दोबारा पास करके राज्यपाल को भेजे गए हैं। ऐसे में राज्यपाल के निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। और यह कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने आदेश में अटॉर्नी जनरल के नोट में लंबित बिलों की बताई गई स्थिति भी दर्ज की है। इसके मुताबिक 2020 से अभी तक कुल 181 विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे गए, जिनमें ऐसे आप देखिए 152 को राज्यपाल ने मंजूरी दी, 5 विधेयक सरकार ने वापस ले लिए और 9 विधेयक राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए और 10 विधेयकों पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी रोकी रखी और राज्य सरकार के को वापस भेज दिए। और आप देखेंगे कि तो ऐसे में व्यवस्था पंगु हो जाएगी। तमिलनाडु की ओर से ही पेश वकील पी विल्सन ने कहा कि अगर राज्यपाल को अनिश्चितकाल के लिए बिलों को रोकने की अनुमति दी जाएगी तो व्यवस्था पंगु हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि क्या बिल दोबारा पारित होकर आने के बाद राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि नहीं, अब उनके लिए यह रास्ता नहीं खुला है, वह अपने विकल्प का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल या तो बिल को मंजूरी दे या रोक ले या फिर राष्ट्रपति को भेजे। कोर्ट ने कहा है कि कुल कुछ बिल 2020 से लंबित है। 3 साल से राज्यपाल क्या कर रहे थे? तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वर्तमान राज्यपाल RN रवि ने नवंबर 2021 में पदभार संभाला। इस पर आप देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों में देरी हुई है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल को विधेयक वापस करते समय कारण बताना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मंजूरी रोक ली गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल या बिल को मंजूरी दी या रोक ली या फिर आप देखिए राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे। उन्होंने पूछा कि क्या राज्यपाल बिल को दबाकर बैठ सकते हैं। सिंघवी ने कहा नहीं, राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं है। एक बात आप लोग जान लीजिए, देखिए क्या है कि अगर राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो आप देखते हैं कि वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। और इसके वर्तमान में उदाहरण देख लीजिए आप लोग, और आप लोग इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब आप लोग देख लीजिए। अभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच नहीं बन रही है, या फिर आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार के बीच, या आप देखिए कि राज्यपाल के बीच नहीं बन रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप लोग आंध्र प्रदेश चले जाइए, यहाँ आप लोगों को ये देखने को मिलता है। केरल चले जाइए आप लोग, कर्नाटक में आप देखिए थावरचंद गहलोत है राज्यपाल, और आप सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के नेता रहे हैं। तो बीजेपी के नेता रहे तो वो किस हिसाब से काम करेंगे, आप स्वाभाविक सी बात जानते हैं। अब देखिए राज्यपाल की अगर बात करें तो संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा एक नामित व्यक्ति होता है। यहां समझ में आ रहा है आपको? केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब केंद्र सरकार कहेगी कि हमारे इस नेता को आप राज्यपाल बना दीजिए, तो राष्ट्रपति उसी को बना देता है। और आप देखिए संविधान के मुताबिक राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाद राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया। इसमें वह भारत का नागरिक हो, वो आयु कम से कम 35 वर्ष हो चुकी हो, उसकी संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति भी दी गई है, क्षमादान और दंड विराम आदि की। तो ये सब आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि विवाद काफी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विवाद काफी चल रहे हैं इसके। और इससे आप देखिए राज्यपाल द्वारा निभाई गई कथित पक्षपात पूर्ण भूमिका से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए
कुछ प्रयास भी किए गए थे। एक आप देखिए राज्यपालों के चयन के संबंध में परिवर्तन। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। एक सहकारिता आयोग आया हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1983 में गठित सहकारिता आयोग ने प्रस्ताव दिया कि राज्यपालों के चयन में भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के भी परामर्श किया जाना चाहिए। एक पुंछी आयोग आया था। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन होना चाहिए। ये सब बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। निकाह के लिए मतांतरण का दबाव, युवक ने दी जान। एक बात आप लोगों को याद रखिएगा, मतांतरण कहने का मतलब है कि अपना एक तरह से मत बदल देना और दूसरे मत को अपना लेना, धर्म को अपना लेना एक तरह से, ठीक है। सुरंग में श्रमिक फंसते, पाइपलाइन लाइफ लाइन उनकी है। ये उत्तराखंड में आप देखते हैं कि 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं उन्हीं की बात हो रही है, अभी तक नहीं निकाले गए। पाइप के द्वारा उन्हें सब कुछ भेजा जा रहा है। करतारपुर गुरुद्वारा परिसर में पार्टी किए जाने पर विवाद। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब परिसर में 18 नवंबर की रात हुई पार्टी का मुद्दा गर्म आ गया है। पार्टी में मांस मदिरा के सेवन को लेकर सिख संगत में रोष है और एसजीपीसी ने इस पर विरोध भी जताया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार रघुवीर सिंह ने भी पार्टी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये आप देखेंगे। एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी मामले में पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले 2019 में पन्नू के खिलाफ दर्ज हो चुकी एफआईआर कोर्ट घोषित कर चुका है भगोड़ा। भारत सरकार की व्यक्तिगत आतंकियों की सूची में शामिल है पन्नू का नाम। एक कनाडा में बैठा हुआ है ऐसा माना जाता है। ईडी ने एमवे के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग से कारोबार करने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने 4000 करोड़ रुपए के अवैध आयात अर्जित की है। ईडी ने हैदराबाद पीएमएलए की विशेष अदालत में एमवे इंडिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। और देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका सचिवालय देखने को मिलेगा, मुख्यालय। गाजा में हम इंडोनेशियन अस्पताल के पास लड़ाई। ये आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी में गाजा में बसे लोग भी पिस रहे हैं। ये आप देखिए सनातन को खत्म करना चाहती है मोदी, पीएम साहब कह रहे हैं राजस्थान में। आप सभी जानते हैं कि चुनाव है, विधानसभा की सीटें हैं, आप देखेंगे 200 राजस्थान में। तो मैं कहता हूं ना कि बातें कुछ भी होती हैं। रक्षा संबंधों को विस्तार देने पर भारत ऑस्ट्रेलिया ने की चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+ पर हुई दूसरी 2+2 वार्ता। खनिजों व व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक संबंध गहरा करने पर भी चर्चा हुई है। ये आप देखेंगे। आप लोगों से एक सवाल है, इसमें कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? एक पिक्चर देख के आप लोग बता सकते हैं। पश्चिम एशिया पर भी बात हुई है इनकी। भारत में अमेरिका वीजा जारी करने की गति हुई तेज। गारसेटी, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेनी ने कहा कि अमेरिका भारत में वीजा जारी करने की गति तेज कर रहा है और छात्रों और पर्यटकों के लिए अमेरिका वीजा के लिए प्रतीक्षा समय कम होकर 6 महीने से 1 साल तक हो गया है। मणिपुर में IRB जवान की गोली मारकर हत्या। ये आप देखिए मणिपुर में चल रहा है। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है ये आप लोग बताइएगा। निजी नौकरियों में बेटियों को मिलेगी प्राथमिकता। अमेजन सहित कई निजी कंपनियों के साथ करार। देश भर में चलाया जाएगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण के बाद ही निजी कंपनियों की नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं और दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए AICTE ने किया अहम पहले। अच्छी बात है, आप देखेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक अहम पहल है। और 37 घंटे का होगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में की छात्राओं को इस कार्यक्रम के तहत 37 घंटे की विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें डाटा रिसर्च एंड एल्गोरिथम, लाइव कोडिंग, एडवांस आप देखते हैं कि आदि इस पर फोकस दिया जाएगा। सफलतापूर्वक पूरा करने वाली छात्राओं को पूरा कोर्स होने के बाद कंपनी में इंटर्नशिप और नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। यह कार्यक्रम निजी कंपनियों की जरूरत को देखकर तैयार किया गया। PFI व सिमी से हो सकते हैं हलाल प्रमाणन कंपनियों के संबंध।
एसटीएफ करेगी जांच, टेरर फंडिंग की पड़ताल के लिए बढ़ाया जाएगा दायरा, कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटरों व विक्रेताओं के बैंकों को लेन देन की होगी जांच। ये आप देखिए अभी हाल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। हलाल प्रोडक्ट, हलाल एक तरह से शब्द होता है, जायज होता है, अरबी शब्द है। मुस्लिम धर्म में आप देखते हैं समुदाय में इसे जायज माना जाता है, एक हराम होता है, इसमें नाजायज माना जाता है। तो आप देखिए जिस प्रोडक्ट पर जिस आप देखते हैं कि उस पर हलाल का वो सर्टिफिकेट लगा होता है, उसे मान लिया जाता है कि मुस्लिम उसे अच्छा मानते हैं, अपने उपयोग लायक मानते हैं, ठीक है। और मुस्लिम कंट्री है जहाँ मुस्लिम देश, उसमें ज़्यादा ये देखा जाता है, तो उसी की बातें हो रही हैं। ये आपकी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। बाकी आप जानते हैं कि दिल्ली में तो सांस की प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हवा जहरीली है। 6 सरकारी स्कूलों के भवनों का उपयोग नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। अदालत ने सवाल उठाया और बगैर उपयोग की 100% कैसे पूरी हो सकती है स्कूल की इमारत। कहा वित्तीय आपातकाल है तो बताएं। दिल्ली सरकार को अदालत ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मनमाफिक तरीके से जजों के स्थानांतरण को स्वीकृति दे रहा है केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और चुनिंदा तरीके से ना हो काम, इससे नहीं जाता अच्छा संदेश। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ सरकार और आप देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी तनातनी चलती रहती है नियुक्ति को लेकर, न्यायाधीशों के स्थानांतरण को लेकर, तो उन्हीं की बात हो रही है। दूसरे राज्य में एफआईआर पर भी कोर्ट दे सकते हैं सीमित अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की जीवन, निजी स्वतंत्रता व सम्मान के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। हाईकोर्ट और सत्त अदालतों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत यह अधिकार दिया गया है। और व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश भी देने की बात हो रही है। उत्तराधिकार से संबंधित याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के अनुरूप उत्तराधिकारी का मुद्दा उठाया गया था। बाल देखभाल संस्थान में हर 2 महीने पर अनाथ बच्चों की पहचान का निर्देश। गोद लेने योग्य बच्चों के लिए पहली कवायद 7 दिसंबर से शुरू होगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया तर्कसंगत बनाने को कहा था कोर्ट ने। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से भाजपा को मिला 256 करोड़ रुपए का चंदा, देख लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। कोविंद कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति साहब। एक देश एक चुनाव की बात होती रहती है ना, उसी की बात हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के चुनाव हुए हैं, बाद में कुछ सरकारें भंग कर दी गई या समय से पहले चुनाव हो गए, तो ये क्रम बदल गया था, ठीक है। नफरती भाषणों के मामले के लिए राज्यों में नोडल अफसर नियुक्त करने की बात हो रही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नफरत भरे भाषण के बाद मॉब लिंचिंग और हिंसक भीड़ की घटनाओं को रोकने के लिए 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। फार्मेसी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम। एक केंद्र सरकार लाएगी राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया विधेयक मसौदा। भारतीय फार्मेसी परिषद की जगह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग बनाने का प्रयास। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं की सुलभ बनाने की बात हो रही है। और देखिए विधेयक की कहने का मतलब होता है, आप सभी जान लीजिए कि जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से वो पारित होता है, वो आप देखते हैं और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ये प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग में बदलना है एक तरह से। अब आप देखिए चुनाव की बातें खूब हो रही हैं, चल रहा है खूब सारा, और आप लोग मजे लेते रहिए। बस आप लोग जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे उस पर हम लोग खूब बातें कर लेंगे, ठीक है, सभी पॉइंट देख लेंगे। आज आप लोग चुनाव आयोग के बारे में नीचे एक सामान्य जानकारी जरूर लिखिएगा, ठीक है। डेली हम लोग इसके बारे में बताता रहता हूं आपको। कभी आप लोगों ने किसी उम्मीदवार के मुंह से सुना है कि हम चुनाव हार रहे हैं? हर उम्मीदवार आप देखते हैं कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो हार जाए, जमानत जब्त क्यों ना हो जाए उसकी। आप देखिए देश की पहली किन्नर विधायक रही शबनम मौसी। ये आप देखिए पिस्टल नहीं जमा कराने पर शबनम मौसी पर केस दर्ज हुआ ना, लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है। तो देखिए वो मध्य प्रदेश की थी, पहली किन्नर विधायक थी, ये समझ रहे हैं आप लोग।
सुहागपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव सन 2000 के उपचुनाव में निर्दलीय चुनकर विधायक बन गई थी। सोचिए अब। ये राष्ट्रीय सिख संगत के संस्थापक महासचिव चिरंजीव सिंह की डेथ हो गई है। इनका आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1930 को किसान परिवार में जन्मे चिरंजीवी 1944 में कक्षा 7 में पढ़ते समय मित्र रवि के साथ पहली बार संघ की सभा में गए थे। चलिए, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी। ये मामला क्या है? पर्व के समय होने वाली 5 लाख की भीड़ अव्यवस्था से श्रद्धालुओं की मौत की घटनाओं को देखते हुए लोक व्यवस्था व सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। 31 मार्च 1939 की कोर्ट डिग्री का भी हवाला दिया गया। सरकार ने 20 अगस्त 2022 को अनियंत्रित भीड़ के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत बाकई के घायल होने के हादसे के बाद पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और भीड़ प्रबंधन की योजना तैयार की गई। भीड़ प्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट ने पूर्ण न्यायमूर्ति सुधीर नारायण का आयोग भी गठित किया था। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 1 को होगी। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण सोमवार को नहीं हुई सुनवाई। अब आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं, देखिए क्या है कि बनारस में जो आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद देखते हैं ना, कहते हैं कि उससे मस्जिद की जगह पहले शिव भगवान का मंदिर हुआ करता था। उसी को लेकर बातें हो रही सब। ये तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ये आरएसएस के पथ संचलन के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना तमिलनाडु के। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। जहरीले धुआं फैलाने वाली पराली से तैयार हो रहा है कृत्रिम चमड़ा। CLRI चेन्नई की तकनीक पर कानपुर में लगी पहली फैक्ट्री। किसानों की होगी अतिरिक्त आय। वही तो कह रहा हूं कि पराली जो जलाते हैं किसान, जो फसल के अवशेष बचते हैं, इसे जलाने से आप देखते हैं कि किसानों की खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है और आप देखते हैं कि स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है इसका नकारात्मक। लेकिन किसानों के पास ऑप्शन भी नहीं रहता। इस तरह के ऑप्शन अगर हो जाए तो आप देखते हैं कि उनकी आय भी बढ़ेगी, वो आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये संपादकीय पार्ट है और ये आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, निबंध लिख रहे होते हैं, वहाँ भी आपको जानकारी मिलती है और वहाँ लिख पाते हैं अच्छे से और सामान्य जानकारी भी बढ़ती है आपकी। राजनीति में बढ़ती मूल्यहीनता। ये आप देखिए चुनाव लोकतंत्र का पवित्र महोत्सव कहा जाता है और जिसमें आप देखते हैं कि जन भागीदारी की खास भूमिका होती है। कभी राजनीतिक प्रक्रिया जनाधार पर टिकी रहती है और जनता को अपनी इच्छा और अनिच्छा को आधार बनाकर जनप्रतिनिधियों को का लोक के स्थानीय स्तर पर चयन का अवसर मिलता है और साथ ही आप देखिए स्थानीय नेतृत्व का देश के उच्च स्तर पर सक्रिय नेताओं के साथ निरंतर संवाद चलता रहता है। यह संवाद पारस्परिक और दो तरफा रहता है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और धीरे धीरे इसके ढांचे में बदलाव शुरू हुआ और स्थानीय की भूमिका हाशिए पर जाने लगी। केंद्र या हाईकमान नियामक और निर्देशक की भूमिका के साथ स्थानीय स्तर पर विचार योजनाओं के साथ ही नेताओं के चयन में भी अतिरिक्त रूप से सक्रिय होने लगे हैं। जनशक्ति केंद्र अभिमुख होती गई और केंद्र के दायित्वों का संयोजन नए तौर तरीकों से होने लगा। इस बदलाव के जटिल परिणाम सामने आने लगे और सत्ता शक्ति के संतुलन की नई चाल ढाल दिखने लगी। नेताओं की निजी और स्थानीय भूमिकाओं और कार्यकुशलता को महत्व देने के स्थान पर केंद्रीय नेतृत्व की छवि भुनाने की शैली अपनाई जाने लगी। केंद्र पर निर्भरता की नई राजनीतिक धारा ने शक्ति के विवरण की व्यवस्था को भी संकलित कर दिया और इसका परिणाम चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखने लगा। इस तरह की हलचल के बीच संचार माध्यमों विशेषकर टीवी और मोबाइल आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म मोर्चा संभाल रहे हैं।
कई बार आप देखते हैं कि गैर जिम्मेदार ढंग से और आधी अधूरी तरीके से अनर्गल बातचीत के जरिए दुष्प्रचार के वाक़े सामने हो रहे हैं। एक दूसरे का चरित्र हनन आम बात होने लगी है। भाषा के स्तर पर संयम और प्रमाणित तथ्यों की जगह द्वेष और निराधार दावे सामान हो गए। अब चुनावी रणनीति के राजनीतिक तेवर आकार बदल रहे हैं और उसकी संस्कृति का पूरी तरह से आप देखिए कायाकल्प हो चला है। चुनाव से थोड़े दिन पहले गहमा गहमी तेज होती है और अंतिम कुछ दिनों में हाईकमान अपने प्रत्याशी का ऐलान करता है। कई बार आप देखिए स्थानीय स्तर पर सक्रियता को लेकर अनदेखा कर कुछ अन्य कारणों से नए प्रत्याशी आजमाए जाते हैं और मजबूरी में ही सही 5 साल तक आप देखिए या उससे भी ज़्यादा समय से भूली बिसरी जनता का सुध ली जाती है। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल जादू का अपना पिटारा खोलते हैं और उनकी सोई हुई जन संवेदनाएं जागती हैं। आहत जनता को राहत देने के लिए कमर कसते हुए सभी राजनीतिक दल सुविधाओं की लंबी सूची तैयार करने में जुट जाते हैं। बस की मुफ्त यात्रा, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, कर्ज और खैरात में रुपए यानी कि जीने के लिए जो भी चाहिए उस सूची में शामिल किया जाता है। चुनावी राज्यों में पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए की जब्ती और शराब की आवाजाही आम बात हो गई है, जिनका कोई दावेदार नहीं मिलता है। यह सब इसलिए होता है ताकि जनता को अधिकाधिक मात्रा में लुभाया जा सके। अब धन बल के जरिए वोट खरीदने की कोशिश होने लगी है। जन प्रलोभनों की यह अजीबोगरीब पेशकश या सिद्ध करने के लिए मीडिया में खूब प्रचारित की जाती है। ऐसा करने वालों जैसे लोक शुभेच्छु कोई दूसरा नहीं है। इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से चढ़ बढ़कर जनसेवा की हुंकार भरते नहीं थकते और सार्वजनिक धन संपदा लुटाने की कोशिश घोषणा करते रहते। बोली लगने के माहौल जैसे यह कवायद चुनी हुई सरकार के बजट की याद दिलाते हैं और अलादीन का चिराग ना होने पर कमी सिर्फ यही रहती है कि नेतागण यह नहीं बताते कि इन खर्चों के लिए राजस्व और संसाधन का जुगाड़ कैसे होगा और यह सब कहां से आएगा। चुनावी आचार संहिता की काट निकाली जाती है और आचार संहिता अभी भी पर्याप्त प्रभाव नहीं दिखा पाती है। खासतौर से लुभाने वाली अपरिमित घोषणाओं से निजात पाने का फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। चुनाव की चर्चा में देश का भविष्य और देश की नीतियों के सवाल गायब रहते हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोष मढ़ने को बेताब रहते हैं। तू मैं करते हुए बात बढ़कर व्यक्तिगत अपमान और लांछन पर आ जाती है। नेताओं पर भद्द अभद्र आरोप लगते हैं। सब विशिष्ट आचार से भटक कर सही गलत प्रवाद फैक्टर बन जाते हैं। चुनावी आप देखिए दंगल में रैली, रोड शो आदि के आयोजन करते हुए राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने का स्वांग करते हैं और उस दौरान यातायात और जन सुविधाएं जरूरी ठप हो जाती हैं। और उल्लेखनीय है कि घोषित हो रही सुविधाओं का फौरी आकलन और आख्यान जनता को मुफ्तखोरी की राह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वंचित उपेक्षित समुदायों के लिए आरक्षण का ब्रह्म साथ चलाया जाता है और जातिगत आरक्षण का प्रावधान निरंतर व्यापक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि संविधान की यह व्यवस्था अल्पकाल के लिए ही की गई थी। वोट बैंक की भीषण राजनीति का परिचय देते हुए उसका विस्तार नाना प्रकार से बढ़ाया जाता रहा। भारत में जाति मुक्त समाज के लक्ष्य को जाति की सत्ता की तीव्र पुष्टि की नीतियों से प्राप्त करने की अनवरत चेष्टा के अंतर्विरोध बार बार सामने आते रहते हैं, परंतु समाधान के लिए ध्यान नहीं दिया जा सका। राजनीति की दृष्टि से यह मुफीद नहीं लगता है और योग्यता और अवसर का तालमेल बैठाने की कोशिश धरी रह जाती है। चुनावों का आयोजन और उसके बाद सरकार बनाना लोकतंत्र के खास उपकरण है, जिनका उपयोग लोकतंत्र को और लोक की गरिमा को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए होना चाहिए। देश के हित में समाज के विधान का कोई विकल्प नहीं है। राजनीति एक सेवा धर्मी उपक्रम होना चाहिए जिसका दीर्घकालिक नियोजन आवश्यक है। सामान्य जीवन में इसके प्रति उदासीनता के भाव से राजनीति में मूल्यहीनता को बढ़ावा दिया जाए। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर राजनीति में मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी हो गई है और सभी अंशभागियों के लिए इस दिशा में विचार करना आवश्यक हो गया है। लेखक शिक्षाविद पूर्व कुलपति हैं, इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये लड़कियों की शिक्षा से सामाजिक क्रांति, हिजाब, घूंघट, दहेज, 3 तलाक और दुष्कर्म की घटनाओं के बीच अच्छी खबर यह है कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में एक खबर के अनुसार दक्षिण भारत में IIT में लड़कियों की संख्या पिछले 5 साल में 19% से बढ़कर 26% पार कर गई है। यह किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं। कुछ साल पहले तक हर लड़कियों को विशेषकर लड़कों के मुकाबले कमजोर मानकर गणित के बजाय होम साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। आज स्थिति बदल रही है। लड़कियां विज्ञान गणित के क्षेत्र में भी अपना दमखम साबित कर रही हैं और कई बार तो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। स्पष्ट है कि सरकार ने उन्हें मौका दिया और सही समय पर आप देखिए कदम उठाए
तो परिणाम सामने आए। 2014 तक आईआईटी में लड़कियों का प्रतिशत सिर्फ 14% था। 2018 में यह बढ़कर 17% हो गया। अब यह आप देखते हैं कि 20% हो गया। नतीजतन जहां 2017 में आईआईटी में लड़कियों की संख्या 995 थी, वहीं मौजूदा समय यह संख्या 3411 हो गई है। आने वाले वर्षों में यह संख्या और भी बढ़ेगी और इसमें भी यह तरक्की मुंबई समेत दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा बेहतर है। दूसरी सामाजिक अध्ययन भी बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। यही बात उन अन्य देशों की प्रगति बताती है जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। क्या जाति के विभाजनकारी और वैज्ञानिक विमर्श के बीच सामाजिक बराबरी और सौहार्द के लिए यह कदम ज़्यादा सार्थक नहीं है? 21वीं सदी में भारत में सिर्फ जाति के भरोसे विकास और सच्ची बराबरी संभव नहीं है। आज देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए उठाए कदमों में बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हाल में चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे भी अनेक महिला विज्ञानियों का योगदान रहा है। युवा विज्ञानी पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 100 वर्ष तक महिला विज्ञानियों में सिर्फ एक विदेशी मैडम क्यूरी का ही नाम इस देश के लोग जानते हैं, लेकिन अब विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारत की महिलाएं भी अपना नाम दर्ज करा रही हैं। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम तो पूरा देश जानता है। 2020 की पहला परीक्षा में पहले 5 में 4 लड़कियां थी और उससे पिछले 4 वर्षों में लगातार लड़कियां ही टॉप करती हैं। हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों की सफलता सब लड़कों के मुकाबले कई गुना अधिक रही है। ज़्यादातर राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम हो या सीबीएसई के रिजल्ट, लड़कियां की सफलता भविष्य के प्रति उम्मीद जगाती हैं। जो आप देखिए रक्षा सेवाएं दशकों तक महिलाओं के लिए बंद रहीं, उनके दरवाजे भी अब खुल गए हैं। लगभग 10,000 महिला अधिकारी इस समय देश की तीनों सेनाओं में काम कर रही हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव की खबरें भी आती रहती हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, जहां लड़कों को कोचिंग में पढ़ने के लिए देश के दूसरे शहरों में अच्छा पैसा खर्च करके भेजते हैं, वहीं बेटियों को कॉलेज तक भी मुश्किल से भेजते हैं। कानून व्यवस्था और सामाजिक कारण भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर समाज को उन्हें बराबरी का अधिकार देना होगा। और लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के आप देखते हैं कि दंगों के बाद सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा। दोनों समुदायों ने लड़कियों को स्कूल या कॉलेज में भेजना रोक दिया। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे तो इंजीनियरिंग और आईएएस बनने, लेकिन उनकी बेटियों को नहीं पढ़ाया गया, उम्र से पहले ही शादी कर दी गई। इस तस्वीर को बदलना होगा। मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में एक बहुत सकारात्मक कदम है। ऐसे राजनीतिक कदम का संदेश दूर तक जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। फिर भी भारत के लोकतंत्र में महिलाओं को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार हैं। महात्मा गांधी ने 1925 में जब सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नामित किया, तब तक महिलाओं की ऐसी बराबरी की बात यूरोप, अमेरिका, चीन में भी नहीं होती थी। अभी भी राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं वे ज्यादातर राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं। महिला शिक्षा के जरिए इस वंशवादी लोकतंत्र में भी बदलाव संभव होगा, लेकिन महिलाओं की सच्ची बराबरी के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे। मौजूदा लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिशत मात्र 14% है। दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यूरोप, अमेरिका, कई देशों की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से भी ज़्यादा है। अफ्रीका की रवांडा की संसद में 60% महिलाएं हैं। और दुनिया के किसी भी देश को मानवीय आधुनिकता के संदर्भ में महिलाओं की बराबरी के पैमाने से आंका जा सकता है। इस मामले में जहां यूरोप, अमेरिका दुनिया भर में अव्वल हैं, तो मुस्लिम देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सरकार के स्तर पर महिला उत्थान के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें आप देखिए पूरे समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह सुधर सकेगी। भारत सरकार में आप देखिए संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं प्रेमपाल सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। एक बात आप खुद सोच के देखिए, अगर महिलाएं पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो वो अब अपने अधिकारों को जान पाएंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी और अब भागीदारी भी बढ़ेगी उनकी। नॉर्मल सी बात है। एकाग्रता सफलता के द्वार खोलने में एकाग्रता कुंजी का कार्य करती है। प्राय एकाग्रता को अध्यात्मकता या आध्यात्मिक सिद्धि से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह गलत दृष्टिकोण है। एकाग्रता हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर उपयोगी होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। क्या किया करिएगा, देख लिया करिएगा। ये भी यहाँ भी आप विपक्षी एका का भविष्य आप देखते हैं कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो 2024 के लिए लोकसभा के लिए गठबंधन बन रहा है, ये बड़ा आप देखते हैं कि मुश्किल है बनना, क्योंकि अपने अपने उनके सबके हित हैं, लेकिन मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि अगर इस तरह से लड़े तो आप देखते हैं कि उन्हें लगता है कि वो खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे जो भी रहेगा, ठीक है। उचित निर्णय, किसी भी संस्था को इस बात की इजाजत नहीं कि वह धार्मिक आधार पर किसी उत्पाद के लिए प्रमाण पत्र जारी करे।
उत्तर प्रदेश में आप देखिए मुस्लिमों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उत्पादों को हलाल प्रमाण पत्र जारी करना पूरी तरह गैरकानूनी था और इसलिए राज्य सरकार का ऐसे उत्पादों पर रोक लगाने का फैसला उचित माना जा रहा है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, क्या है, खिलाफ भी हैं। आप देखेंगे आशय की बात है कि कई संस्थाएं इस तरह का प्रमाण पत्र जारी कर रही थी, लेकिन यह बात अब संज्ञान में आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और मनमानी कीमत वसूलने के इरादे से ही ऐसा किया जा रहा था। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि यदि कुछ संस्थाओं ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के समानांतर व्यवस्था खड़ी की है तो इसके पीछे कौन लोग हैं। कई ऐसे उत्पादों की बिक्री से कमाया जा रहा धन देश में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के काम तो नहीं आ रहा है। यह तौर और भी बड़ा अपराध है कि शुद्ध शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल प्रमाण पत्र जारी किया गया। ऐसे उत्पादों को बाजार से बाहर किया जाना चाहिए। उत्पादों की प्रमाणन प्रक्रिया भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के हवाले इसके समानांतर किसी भी तरह का प्रमाण पत्र जारी किया जाना उसके अधिकार क्षेत्र में दखल है। लखनऊ में ही बड़ी संख्या में दुकानदार हलाल प्रमाण पत्र सामान की बिक्री कर रहे थे। इनमें परफ्यूम हो, चीनी, चाय पत्ती हो, डेयरी उत्पाद हो, तेल, नमकीन, टूथ ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, खाद्य तेल में आदि भी हो। लिहाजा सभी जिलों में आप देखिए टीमें बनाकर छापे डालने के साथ ही विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाए और केंद्रीय जांच एजेंसी को भी इस बात की पड़ताल में जुटना चाहिए कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई व जमीयत उलेमा हिंद हलाल टेस्ट आदि संस्थाओं ने किस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए हैं, किस लैब में इनकी टेस्टिंग की गई और उक्त लैब की कानूनी वैधता कितनी है। डीप फेक के दुरुपयोग पर लगे अंकुश। ये आप देखिए डीप फेक कहने का मतलब होता है कि किसी की तस्वीर और किसी का आप देखिए चेहरा लगा दिया जाता है, किसी का वीडियो है किसी का चेहरा लगा दिया जाता है, किसी को आप देखते हैं एक तरह से बदनाम करने के लिए। और अश्लील वीडियो हो, फोटो हो, इनमें ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में कुछ मशहूर हस्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर डीप फेक पर आक्रोश जताने के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीप फेक डिजिटल युग के लिए एक खतरा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। वस्तुतः डीप फेक के दुरुपयोग को लेकर अज्ञानता और जानकारी का अभाव खतरा पैदा कर रहा है। डीप फेक ने नकली और वास्तविक सामग्री के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक आप देखते हैं कि पाठ दिया है। हालांकि प्रौद्योगिकी का उपयोग नवीन मनोरंजन परियोजनाएं बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन साइबर अपराधियों द्वारा इसका भारी दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती डीप फेक की पहचान को लेकर है। इसके अच्छे भले कई कारण भी हैं। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल फुटेज को दोबारा बनाने या लोगों के बीच झूठी खबरें या गलत सूचना आसानी से फैलाने के लिए किया जा रहा है। भले ही कुछ सामग्री के बाद में डीप फेक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, फिर भी आप देखते हैं कि यह लोगों की स्मृति का हिस्सा बनी रहेगी और वे इसे सच में मान सकते हैं। पहचान की चोरी डीप फेक तकनीक से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। साइबर अपराधियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए लोगों को फंसाना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे अंततः इंटरनेट धोखाधड़ी की संख्या में वृद्धि होगी। डीप फेक तकनीक का उपयोग अश्लील सामग्री स्पष्ट चित्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट पर लोगों का शोषण हो सकता है। एआई ने इन दिनों लोगों के जीवन के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं में सेंध लगा ली है। एआई प्रौद्योगिकी ने लोगों के लिए छोटे मोटे काम करना आसान बना दिया है, लेकिन कुछ एआई तकनीकें लोगों के दिमाग के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। डीप फेक मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि अब तक इस तकनीक के कारण गलत सूचना और इंटरनेट धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। डीप फेक तकनीक का दुर्भावनापूर्ण उपयोग दर्शकों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि निवारक उपाय किए जाए ताकि आप देखिए अपराधी ऐसी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग ना कर सके। इस बीच लोगों को डीप फेक के अस्तित्व और खतरों के बारे में शिक्षित करने से उन्हें ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करते समय अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। यहाँ भी आप देखते हैं कि छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं। सुरंग से खोखले हुए पहाड़ों में बढ़ते हादसे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा भूमि में धंस जाने के कारण सुरंग बना रहे 41 मजदूर पिछले लगभग 10 दिनों से फंसे हुए। उनके प्राण पिछले कुछ दिनों से संकट में जरूर है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न युद्ध स्तर पर हो रहे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में विचारणीय है कि सुरंगों से खोखले हुए पहाड़ों के क्षेत्रों में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव की हमारी क्या तैयारी है या बचाव क्या उपाय है। आपदा से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम भी होना चाहिए। ये बातें होती रहती। ये आप देखते हैं इस चुनाव के दिन है, खरी खरी तंज कसे जा रहे। महुआ सिंगर व सूचकांक के साय में समिट। ये आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। सामूहिक प्रयास से बदल सकती है तस्वीर।
हमारी आर्थिकी का आकार जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसकी ऊर्जा आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता हमारी आत्मनिर्भरता की राह को आसान बनाएगी। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। या देखिए, एफ एंड ओ में निवेशकों की रुचि देख सकती हूँ, बुच कह रही। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि वायदा विकल्प में निवेश करने वाली 90% लोगों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। और आप देखेंगे कि बीएसई में निवेशक जोखिम बचाव पहुंच प्लेटफॉर्म की हुई शुरुआत। ब्रोकर की सिस्टम में खराबी पर इससे इससे हो सकेगा शेयर का निपटान। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है, भाटिया कह रहे हैं। यह है IRRA। क्या है ये? आप देखिए, बाजार नियामक सेबी ने पिछले वर्ष दिसंबर में IRRA प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत एक शेयर ट्रेडर अपने ब्रोकर के सिस्टम में खराबी आने की स्थिति में अपने शेयरों को लेकर निर्णय ले सकता है। उद्योग से जुड़ी जानकारी के अनुसार ब्रोकर के सिस्टम में खराबी आने की स्थिति में ट्रेडर को एक SMS मिलेगा, जिससे आप देखिए IRRA डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। IRRA के जरिए ट्रेडर अपने शेयरों को 2 घंटे के अंदर निपटान कर सकेगा। 19 नवंबर को आप देखते हैं 4.57 लाख लोगों ने घरेलू यात्रा की है। EPFO से सितंबर में आप देखिए 17.21 लाख सदस्य जुड़े हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। कृषि कामगारों के लिए खुदरा महंगाई बढ़ी। या आप देखिए, प्राइवेट बैंकों ने $1 अरब की सरकारी बॉन्ड खरीदे। 8% बढ़ सकता है दवा निर्माताओं का राजस्व। भारत की विकास दर 2024 में मामूली घटकर 3.3% पर रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगले वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता विकास दर के लिए मुख्य जोखिम होगी। ब्रोकरेज फार्म ने कैलेंडर वर्ष 2023 में देश की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े ओपन AI के पूर्व CEO सैम ऑल्टमैन। 12 पैसे गिरकर निचले स्तर पर रुपया पहुंचा। ये आप देखिए, भारतमाला परियोजना की लागत दोगुना हुई, इक्का कह रही रेटिंग एजेंसी। और जितना आप देखते हैं लंबा समय लगता है, आप देखते हैं उतना ही क्या होती है, एक तरह से आप देखते हैं कि उसकी कीमत बढ़ती जाती, लागत बढ़ती जाती है। माता पिता के दबाव के कारण जान दे रहे हैं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोचिंग संस्थाओं के नियमित करने पर निर्देश नहीं दे सकता है। और ये आप देखिए कि हमारे क्या है, हम लोग तय नहीं करते, बच्चे तय नहीं करते, हमारे माँ बाप तय करते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। ये आप लोग याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर ज़्यादा ही दे देते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? तो इसलिए वो आप देखते हैं नहीं झेल पाते हैं तनाव। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव लड़ेंगे भारतवंशी राजेश अग्रवाल। खालिदा जिया के संदेश के बावजूद भारत की पसंद शेख हसीना है। ये आप सभी जानते हैं। क्या बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं ना। तुर्की में भयंकर तूफान से 9 लोगों की जान गई है। तुर्की काकर ने खारिज किए कुछ दलों के प्रति पूर्व वगैरह के आरोप। पाक के कार्यवाहक PM बोले, समय पर चुनाव और निर्वाचित सरकार का गठन प्राथमिकता है। यूक्रेन का समर्थन जताने अमेरिका रक्षा मंत्री ऑस्टिन पहुंचे कीव। चलिए, सब चल रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया अस्थिर है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में जीते दक्षिणपंथी जेवियर माइली। ब्यूनस आयर्स की बात हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने संबंधी संधि पर वार्ता खत्म, नहीं बनी सहमति। संधि के मसौदे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर देशों के बीच नहीं बन पाई है एक राय। प्लास्टिक प्रदूषण पर अगली वार्ता अप्रैल 2024 में कनाडा के ओटावा शहर में होगी। ये अल्बानिया की संसद में विपक्ष का हंगामा, बम फोड़ा, देख लीजिए। एक खेल का क्षेत्र है अपना। आप देखते हैं कि हम लोग वनडे विश्व कप तो हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, हम लोगों ने 2 बार जीता है। कब कब जीता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने बात भी की थी। अवाना के दम से जीते टाइगर्स। मणिपाल टाइगर्स ने रोमांचक मुकाबले में 10 रन से जीत दर्ज की। परविंदर ने झटके 4 विकेट। कैपटाउन में खेला जाएगा ST20 लीग का फाइनल। लियोन मेसी और रोनाल्डो से तेज एम्बापे ने दागे 300 गोल। एक कतर को चौंकाने उतरेगी भारतीय फुटबॉल टीम। रोजर फेडरर से एक कदम आगे निकले नोवाक जोकोविक। अध्यात्म में भरोसा है तो ये पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। ये इफ्फी में 3 गुना ज्यादा फिल्में इंटरनेशनल सेक्शन में आई हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये गोवा में हो रहा है ना। वही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध बने वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा, सुप्रीम कोर्ट कराए। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो आय करते हैं ना, फिर आप देखते हैं उसे वैध बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी आप देखेंगे।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से ही पॉइंट मिल जाते हैं। ओले रोमर ने प्रकाश की गति का पहला माप प्रस्तुत किया। 1676 में आज ही के दिन डेनमार्क के खगोल शास्त्री ओले रोमर ने प्रकाश की गति का पहला आप देखते हैं कि माप प्रस्तुत किया। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा आओ पर कब ग्रहण लगेगा इसकी गणना के आधार पर आप देखिए पेरिस की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। नाइकी अपाचे की प्रशिक्षण के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। 1963 में आज ही के दिन तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से अमेरिकी रॉकेट नाइकी अपाचे प्रशिक्षण के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई थी और रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक बैलगाड़ी और आप देखिए साइकिल से ले जाया गया था और 775 किलोग्राम वजनी रॉकेट 207 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। फिल्मों के खलनायक में प्रेमनाथ ने बनाई थी अलग पहचान। अभिनेता प्रेमनाथ मल्होत्रा का जन्म 1926 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ था। पिता के विरुद्ध जाकर अभिनेता बनने मुंबई चले गए और 1948 में फिल्म अजीत के साथ फिल्म कैरियर की शुरुआत की और बतौर नायक खास सफलता न मिलने के पर खलनायकों में हाथ आजमाने का निश्चित किया। 1970 में फिल्म जानी मेरा नाम से बतौर खलनायक एक अलग पहचान बनाई। फिल्म बॉबी ने फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। रोटी कपड़ा और मकान, बरसात, धर्मात्मा जैसी कई फिल्में की इन्होंने आप देखेंगे। चीन में प्रकाश महोत्सव, ये आप देखिए चीन की राजधानी बीजिंग में चाओयांग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश महोत्सव पर आउटडोर लाइट इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। अब सीने के भीतर ही नहीं बाहर भी धड़केगा दिल। किंतु हृदय तन यंत्र को अप्रैल तक लाने की तैयारी है और 1.5 करोड़ यंत्र को 10 से 15 लाख में बनाने में जुटी विज्ञानी। IIT कानपुर के गंगावाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम जुटी हुई है। पहले चरण में इस उपकरण में भावी चुनौतियों के मद्देनजर हृदय रोग विशेषज्ञों के सुझाव के अनुरूप बदलाव भी किए जा सकेंगे। फिलहाल हृदय तन यंत्र को जो पहला वर्जन तैयार किया जा रहा है उससे दूर शरीर को के बाहर रखा जाएगा। चलिए अच्छी बात है। मस्तिष्क के निर्णय लेने वाले हिस्से को सीधे प्रभावित करती है भूख तो खाते रहा करिए। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल पहली पाकिस्तान की एरिना रोबिन पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिसने अल सल्वाडोर से के जॉफ एडोल्फ पेनेडा में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में देश का प्रतिनिधित्व किया। रॉबिन ने टॉप 20 प्रतियोगिता में जगह बनाई। दुनिया भर में सब खसरे से मौत के मामले में 43% बढ़े। WHO कह रहा है 3.3 करोड़ बच्चों को नहीं मिली टीके की दोनों खुराक। इनसे आधे से अधिक बच्चे सिर्फ 10 देशों में हैं। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 45 वर्ष पहले लाइब्रेरी से ली गई किताब अब लौटाई गई। लंदन की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए, 100% दीजिए मैं तो कहता हूँ। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कोई भी सवाल आपका है किसी भी फील्ड से है तो आप मेरे सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, शुभकामनाएं हैं।